नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारे मराठा स्टेट के ऊपर आते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि आफ्टर औरंगज़ेब जब स्टार्ट करता है अपना डेक्कन का पॉलिसी, तो वो कई सारे वहाँ के लोकल रूलर्स के ऊपर ज़बरदस्ती आधिपत्य करने की कोशिश करता है। इस वजह से उसका बर्मनी किंगडम या उसके अलग अलग फ्रेगमेंटेशन जो हुए होते हैं उनसे, और क्या बोलते हैं, मैसूर, हैदराबाद और आपका मराठा, इन सब से बेवजह का झगड़ा होता रहता है, क्योंकि उसकी पॉलिसी यही रहती है कि सबको अपने अंदर ले लो, सबको अंदर ले लो, सबको अपने अंदर ले लो। जिसकी वजह से इससे पहले कि जितने भी आपके मुगल किंग्स थे, उन लोग क्या करते हैं कि मोस्टली पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉलो करते हैं, कि उनको हराया नहीं हराया, लेकिन उनसे बोल देते भाई आप इतना इतना मुझे कर पहुंचा दिया करो रेगुलर बेसिस पे, और मेरी आधिपत्य जो सुजरेनिटी है उसको आप मेंटेन करके रखो, मान के रखो कि हाँ मैं आपके ऊपर हूँ, तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं करने वाला। तो फिर आप जैसे चाहिए वैसे राज करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपने यहाँ पे क्या कर वसूल कर रहे हो, क्या कर नहीं दे रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बस मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए। बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने यहाँ पे कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो। ओके। बट यहाँ पे जब औरंगजेब आता है, तो वो क्या करता है, मोस्टली पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को ठुकरा देता है एंड कैप्चरिंग की पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा वेटेज देता है कि भाई मैं मैक्सिमम एरिया अपने अंदर ले लूँगा, जिसकी वजह से उसकी कंटिन्यूसली फाइट्स वगैरह होती रहेगी अलग अलग मतलब जो प्रिंसिपैलिटीज थे, अलग अलग जो छोटे मोटे किंगडम्स थे उनके साथ। इसमें एक पावर राइज होती है मराठा स्टेट की, ठीक है। मराठा स्टेट वैसे ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं था। इनफैक्ट शिवाजी महाराज के पहले भी मराठा किंगडम वहाँ पे काम कर रहा था, थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था। लेकिन जिसको मेन करता रहता है, जिसको कंसोलिडेशन का एक्चुअल आई वुड से कि फाउंडर, रियल फाउंडर ऑफ द मराठा स्टेट थे, वो आपके शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट चैलेंज जो कि आपके औरंगजेब को फेस करना पड़ा उस समय, वो आपके मराठा अंपायर की तरफ से ही था, एंड स्पेशली शिवाजी महाराज के टाइम पे था। इनफैक्ट इनके बाद से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है, एंड वी विल सी क्या होता है, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह आप लोग को पता होना चाहिए, इनके ईयर वगैरह आप लोग को पता होना चाहिए, ये सब आप लोग को आइडिया रहेगा। तो क्योंकि क्या है ना, मराठा इसके आगे चल के हम लोग एंग्लो मराठा वॉर भी पढ़ेंगे, तो ये डेट्स वगैरह आप लोग को याद होगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, चलिए। शिवनरी फोर्ट में इनकी क्या बोलते हैं, इनका बर्थ होता है। एंड फिर शिव नरी मतलब जो इनकी माता जी थी, जीजाबाई जी, वो बहुत बड़ी भक्त थी शिवाजी शिव जी के। तो उन्होंने उनके नाम के हिसाब से शिवा नाम रखा था इनका, ठीक है। खैर वो सब नहीं जाएंगे, ठीक है, मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ चुका हूँ, इसकी वजह से मुझे वो सब चीज़ें दिमाग में घूमने लगती है। खैर, इनको जागीर मिली थी पूना की, ठीक है, अपने पिता की तरफ से। इनके पिताजी पहले अहमदनगर किंगडम के अंदर काम करते थे, उसके बाद उन्होंने क्या बोलते हैं बीजापुर के अधीन काम किया था, ठीक है। तो उनको जागीर के रूप में पूना की जागीर मिली थी, जो 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज अपने अधीन लेते हैं। एंड अब बाय दिस ही स्टार्ट्स हिज जर्नी टुवर्ड्स द किंगडम फॉर्मेशन, या मराठा कॉन्फिडेंस, या मराठा किंगडम के फॉर्मेशन के लिए जो जर्नी है वो स्टार्ट होता है इनके इस जागीर को इनहेरिट करते ही, ठीक है। इसके बाद ये कंटिन्यूसली एक एक करके धीरे धीरे एक एक फोर्ट्स वगैरह को अपने अधीन लेते चले जाते हैं। अगर आप लोग को इस रीजन का या डेक्कन के रीजन का अगर मेन आइडिया बताओ, तो ये पूरा का पूरा पथरीला रीजन है। यहाँ पे बहुत सारे, ये प्लेट्यू रीजन का हिस्सा है, तो यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े पहाड़ आएंगे, फिर तुरंत एकदम समतल जमीन आएगी, फिर उसका गर्त आएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जिसकी वजह से इसमें जो फोर्ट्स वगैरह होते थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे, प्ले करते थे आपके वॉर्स के दौरान, लड़ाई के दौरान। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता था। क्यों? क्योंकि ये दे यूज टू एक्ट एज ए बेस्टन, ये एक ऐसा एरिया हो जाता था कि वहाँ पे पूरी की पूरी मिलिट्री रह सकती है, पूरी की पूरी जनता वहाँ पे आराम से रह सकती है, खा पी सकती है, और बाहर से इनको अटैक करके जीतना बहुत 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 मुश्किल हो जाता था। दैट इज़ वाई इन सबको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता था कि उस समय कि फोर्ट्स बहुत सारे बनाए जाए। एंड शिवाजी इन चीज़ को बखूबी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ही वॉज अ वेरी शार्प माइंडेड इन दैट सेंस कि उनको मिलिट्री टैक्टिक्स में पहले से ही बहुत ज़्यादा रुचि थी।
और उसके लिए उन्होंने फोर्ट्स को बहुत ज़्यादा वेटेज भी दिया। इनफैक्ट वन ऑफ कोट जो वो कहते हैं कि फोर्ट फोर्ट जो है, किला जो है, उसको माँ का दर्जा देते हैं वो, कि ये माँ का दर्जा है। जब भी हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो ये हम लोग को अपने अंदर समेट लेता है, छुपा लेता है, बचा लेता है, और फिर जब विपत्ति टल जाती है तो हम आसानी से अपने जीवन को वापस से जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को इसकी रक्षा भी एक माँ की रक्षा जैसे हम लोग करते हैं, उसी तरीके से हम लोग करना चाहिए। ये सब उनके कोट्स हैं, उनके बुक्स वगैरह में आप लोग पाएंगे तो आप लोग मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने रायगढ़ को अपनी कैपिटल बनाई, ठीक है, रायगढ़ को अपनी कैपिटल बनाई। ये सब आप लोग नहीं पढ़ेंगे, मतलब कौन सी फोर्ट उन्होंने अपने अधीन रखा वो सब नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, कोई इतना ज़रूरत नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स है जो इन्होंने जो याद की जाती है, जैसे बैटल ऑफ प्रतापगढ़। इसके अंदर उन्होंने अफजल खां भेजा गया था आपके आदिल शाह के द्वारा कि शिवाजी का मर्डर कर दे, उसको इन्होंने अपने हाथों से मार डाला, ठीक है। फिर पवन खिंड एक बैटल हुई थी, जिसके अंदर इनके एक छोटे मतलब कमांडर थे, बाजी प्रभु देश पांडे। उन्होंने एक छोटी सी सेना लेके शिवाजी महाराज को मतलब एस्केप करने में मदद किया था, वहाँ पे मतलब घेर लिया गया था, तो उनको बच के निकलने में मदद की थी। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फाइट्स हैं जो इनके जीवन से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट है, इनको शाइस्ता खान ने एक समय मतलब हरा दिया था, औरंगजेब के द्वारा ये भेजा गया था। बट शिवाजी महाराज ने अपने ट्रूप को रीगेन किया, अपने मनोबल को टूटने नहीं दिया, एंड वापस से इन्होंने सियस्ता का जो शाइस्ता खान था उसके मिलिट्री कैंप पे अटैक किया और बुरी तरीके से उसको घायल कर दिया था, लेकिन वो बच के निकल गया था, ओके। नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ पुरंदर इनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। 1665 में ये किया गया था बिटवीन राजा जयसिंह, जो सवाई जयसिंह जिनको कहा जाता है, राजा जयसिंह जिन्होंने जयपुर की स्थापना भी की थी। तो इनको औरंगजेब ने भेजा था। औरंगजेब बहुत ही टैक्टिकल तरीके से सोचता है कि भाई मैं जब जब मतलब जब मतलब मुस्लिम्स लोग को भेजता हूँ तो क्या बोलते हैं, ये एक वॉर बिटवीन धर्म धर्म हो जाता है। तो जिसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ कि जय सिंह को भेजता हूँ, ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई जो होगी वो एक हिंदू हिंदू की लड़ाई होगी, तो इसमें कोई भी धार्मिक एंगल नहीं आएगा, तो लड़ाई जो होगी वो एक फेयर वाली लड़ाई होगी। तो खैर ऐसा होता भी है, एंड शिवाजी महाराज को राजा जयसिंह हरा देते हैं और ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करता है, जिसके तहत उनसे बोलता है कि आप अपने बहुत सारे 35 कुछ फोर्ट्स वगैरह सरेंडर करने को बोला जाता है, एंड उनको कहा जाता है कि आप आके आगरा में औरंगज़ेब से मिलिए और अपनी मतलब एक तरीके से हाजिरी लगा के जाइए, ठीक है। और इनफैक्ट यहीं पे ये अपने बेटे को संभाजी भोसले जी को बोलते हैं कि मैं एज ए माय रिप्रेजेंटेटिव मैं यहाँ पे अपने बेटे को देता हूँ, और औरंगज़ेब उनको मनसबदार का एक पोस्ट भी देता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए, सो दैट आप लोग को पता चले लिंक कहाँ कहाँ से भाग रहा है। तो यहाँ पे औरंगज़ेब उनको अपना मनसबदार मतलब मनसबदार बना लेता है, ठीक है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, औरंगजेब धोखाधड़ी का काम करता है, उनको पकड़ के रख लेता है और काफ़ी दिनों तक इनको अंदर कैद में रखे रहता है। फिर वो वहाँ से बहुत चालाकी से निकलता है। इट इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, आप लोग उसको पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा किस तरीके से वो मिठाई पेड़े के डिब्बों में अपने आप को पैक करके निकल के जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी है, किस तरीके से वो अपने आप को बचा के निकल जाते हैं वहाँ से, एंड फिर ही कम बैक्स टू हिज ओन मराठा रीजन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मुगल्स की एक आर्मी जो कि औरंगजेब भेजता है, तो उसको बहुत बुरी तरीके से हराते हैं सलार की लड़ाई में, मतलब भयंकर कुटम्मस करके हरा देते हैं। और फिर उसके बाद आफ्टर दिस वॉर इन्होंने अपने आप को रायगढ़ के किले में महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से कोरोनेशन अपना करवाते हैं, एंड एट द वेरी नॉमिनल एज, मतलब 8 साल ही सिर्फ और सिर्फ, लगभग 6 साल ही सिर्फ और सिर्फ अपने छत्रपति होने का वो निभा पाते हैं कि उनकी आकस्मिक डेथ हो जाती है। एंड मतलब 52 एट ए वेरी वेरी मीगर एज, मतलब जब उन्होंने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया था, तो कहते हैं ना अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं, तो वैसा ही कुछ हो जाता है और वो इसको कंसोलिडेट करने से पहले ही चले जाते हैं, ठीक है। इनके जाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें होती है, ठीक है, लेकिन हम लोग पहले शिवाजी महाराज के जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। तो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ही एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए आप लोगों को समझना होगा कि इस रीजन में इससे पहले कोई ऐसी पावर बन ही नहीं पाई थी, ठीक है। इतना सब कुछ संगठन होते हुए भी ये सब सब बिखरे हुए थे, कोई बीजापुर के लिए लड़ रहा है, कोई अहमदनगर की तरफ से लड़ रहा है, कोई बेरार की तरफ से लड़ रहा है, कोई मुगल की तरफ से लड़ रहा है सबके सब मराठा, लेकिन सबके सब लड़ किसकी तरफ से रहे, अलग अलग पावर्स की तरफ से लड़ रहे हैं, अपने अपने काम करा रहे हैं। इनफैक्ट इसी में पोर्चुगीज वगैरह भी आ जाते हैं इसी के अंदर,
इंग्लिश लोग भी आ जाते हैं, जो इन्हीं का हेल्प ले रहे हैं, इन्हीं मराठास का हेल्प ले रहे हैं, और एक दूसरे से लड़वा के जीत रहे हैं खुद और नाम अपना कमा रहे हैं, ठीक है। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, शिवाजी महाराज ने इन सबको कंसोलिडेट किया एक पावर के, ताकि नहीं, आप लोग सब आपस में लड़ने के लिए पैदा नहीं हुए, आप लोग एक दूसरे के साथ हेल्प करके, एक दूसरे की मदद करके, भाई भाई की तरह रह के एक बाहरी ताकत को बाहर हटाने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने उनमें भावना जगाई कि यस यू आर समथिंग, आप कुछ अलग हो इन लोग से। आप मतलब आप क्या बोलते हैं, किसी एक जगह के आप अंग्रेज नहीं हो, आप पोर्चुगीज नहीं हो, आप बेरार के नहीं हो, आप मराठा हो, आपके लिए अलग एक लैंड होना चाहिए, आपका एक अलग टेरिटरी होना चाहिए जिसपे आप रूल कर सको, आप अपने डिसीजन खुद ले सको, ठीक है। तो इस कंडीशन में, ऐसे टूटे फूटे कंडीशन में, उन्होंने एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल सिस्टम दिया। इनका मतलब शिवाजी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि इनका न्याय बहुत ही कठोर होता था, और मतलब कि छोटी छोटी गलतियां भी ये नज़रअंदाज नहीं करते थे और सीवियर पनिशमेंट्स वगैरह देते थे, ठीक है। लेकिन जो वृद्ध हैं, विमेंस हैं, एंड जो नाबालिग वगैरह जो लोग होते हैं, उन लोग के लिए मतलब उतना ही लीनेंट व्यवहार भी ये करते थे। और लेकिन जो चोर उचक्के डाकू, मतलब किसी का मर्डर करना, ये सब जो फालतूगिरी जो होती थी, उनको ये सीवियर पनिशमेंट देते थे। इसके लिए इनके एडमिनिस्ट्रेशन में माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा खुशहाली थी, लोग बहुत संपन्न थे, बहुत खुश थे, ठीक है। आते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन का, बात करते हैं तो इनके इन्होंने अपने पूरे के पूरे टेरिटरी को 3 प्रोविंसेस में बांटा था। प्रोविंसेस को उस समय सूबा भी कहा जाता था, ठीक है। सूबा तो कहीं कहीं पे आप लोग को मतलब सूबा लिखा हुआ मिल जाएगा, या कहीं कहीं पे देश भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि प्रोविंसेस बोला गया था, तो सूबा, देश, ये सब भी टर्म्स यूज किए गए, ठीक है। ये सूबा डिवाइड किए गए थे प्रांत में, और प्रांत सब डिवाइड किए गए थे परगना और तराफ में थे, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने आर्मी, और उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी नेवी, ठीक है। ये ऐसे एक इंपॉर्टेंट पावर थे जिन्होंने नेवी के ऊपर बल दिया कि भाई हमारी अपनी खुद की नेवी होनी भी चाहिए, ठीक है। और इनकी नेवी बहुत ही मतलब मजबूत थी, काफ़ी अच्छी मतलब अच्छी खासी होल्ड रखती थी। इनफैक्ट इन्होंने पोर्चुगीज वगैरह से भी अच्छी खासी लड़ाई वगैरह भी की थी, ठीक है। खैर नेक्स्ट, इनकी जो रेगुलर आर्मी थी उसको पागा सेना बोलते थे, पागा सेना बोलते थे। और जो अदर ऑक्सिलरीज होते थे उनको सिलादार कहा जाता था, जिनका जो हेड होता था उसको हवलदार कहा जाता, ठीक है। सैलरी जो थी वो कैश में पे की जाती थी रेगुलर सोल्जर्स को, और अगर रेवेन्यू ग्रांट्स वगैरह के टर्म में दिया जाए तो मोस्टली चीफ वगैरह जो होते थे उनको दिया जाता था। जो रेगुलर सोल्जर्स हैं उनको आपके कैश में पैसा दिया जाता था, और जो उनके चीफ वगैरह होते थे उनको सरंजाम करके मतलब रेवेन्यू ग्रांट्स वगैरह भी दिया जाता था, ठीक है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है अष्ट प्रधान मंडल, ठीक है। इसके बारे में हर जगह पे लिखा जाता है कि इन्होंने अष्ट प्रधान मंडल बना के रखा था कि 8 इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके ऊपर एक एक मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट करके रखा था। कोई भी मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ शिवाजी महाराज के लिए उत्तरदायी था, मतलब शिवाजी महाराज उनसे सीधा सीधा कांटेक्ट बनाते थे, कोई भी एक दूसरे से कोई भी बातचीत वगैरह करने का सवाल नहीं उठता था, ठीक है। फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके अष्टप्रधान मंडल के हिस्सा है वो है पेशवा, ठीक है। इनको मुख्य प्रधान भी कहा जाता है। ये फाइनेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, और बाद में इनको प्राइम मिनिस्टर का पद भी मिला जाता है, ठीक है। जब शाहू जी महाराज आते हैं तो वो इनको प्राइम मिनिस्टर का पद दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेनापति या सर नौबत भी इनको कहा जाता है। ये मिलिट्री कमांडर, जैसे आप लोग नाम से समझ है। मजूमदार या फिर अमात्य जो होते थे वो अकाउंटेंट जनरल होते थे। वकेनविस या फिर इनको मंत्री भी कहा जाता था, ये इंटेलिजेंस, पोस्ट और हाउस होल्ड अफेयर्स के से रिलेटेड ये काम देखते थे, ठीक है। सचिव या सुरनविस इनको कहा जाता है, ये करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड थे। दबीर या फिर सुमंत, ये फॉरेन मिनिस्टर होते थे। और मास्टर ऑफ सेरेमनीज, कोई भी सेरेमनी वगैरह, कोई भी फेस्टिवल वगैरह ऑर्गेनाइज करना, इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करना है तो उस समय के इवेंट मैनेजर थे, ठीक है। नेक्स्ट, न्यायाधीश, तो आप समझ सकते हैं ये इनका जस्टिस था। नेक्स्ट, पंडित राव या सरदार जिनको कहा जाता था, ये आपके हैं हाई एज प्रीस्ट, जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी वो उससे रिलेटेड ये काम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेवेन्यू सिस्टम जो शिवाजी महाराज ने अपने यहाँ पे इनहेरिट किया था, वो मलिक अंबर जो कि अहमदनगर का था, उसने जो रेवेन्यू सिस्टम बना था उस सिस्टम के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड था, ठीक है। तो इन्होंने काठी जो होता है उसका प्रचलन स्टार्ट किया था कि भाई काठी क्या है, ये मेजरिंग रॉड है, ये मेजरिंग रॉड है जिसका उपयोग करेंगे हम लोग लैंड को मेजर करने के लिए, ठीक है। और इन्होंने रेवेन्यू फार्मिंग को डिस्करेज किया। तो रेवेन्यू फार्मिंग क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ।
देखिए जो डेक्कन का रीजन है, डेक्कन का जो रीजन है आपका राइट नाउ, सदर्न पोर्शन ऑफ द एमपी, महाराष्ट्र का काफ़ी बड़ा हिस्सा एंड कर्नाटका वाला हिस्सा और तेलंगाना का भी हिस्सा ले सकते हो। ये सारे रीजन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था यहाँ पे कैलकुलेशन करना आपका, कैसे लैंड है, कितना मेजरमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे लैंड हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हेक्टेयर हेक्टेयर में फैला हो लेकिन उसकी उपज उतनी ना हो, क्योंकि ये मतलब पठारी एरिया था, प्लेटू रीजन था और पथरीली ज़मीन थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपज नहीं होती थी। तो इससे इसके वजह से यहाँ पे एक कल्चर स्टार्ट हो गया था रेवेन्यू फार्मिंग का। रेवेन्यू फार्मिंग में जैसे यहाँ पे अहमदनगर आपके बेरार वगैरह जो थे, ये क्या कर रहे थे कि इन लोग क्या करते थे, जैसे कि एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड है, इस फार्मर को दे दिया, ठीक है, इस फार्मर को उन्होंने दे दिया, तो पहले से ये उसको बोल देते थे कि भाई आपका ये लैंड जो है इसको हम लोग आपको पट्टे पे दे दिया, मतलब इसको पट्टा कहा जाता था, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये पट्टा सिस्टम आगे क्या बोलते हैं आपके जमींदारी सिस्टम में भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो अंग्रेजों ने लेके आया था। तो ये पूरे के पूरे लैंड को ऐसे मेजर कर लेते थे कि ये इतना बड़ा लैंड है और उसको उस पट्टे पे दे देते थे कि हाँ ये आपको इतने रुपए के पट्टे पे मैंने दे दिया कि हाँ ये लैंड अब आपका हुआ इतने समय के लिए, ठीक है। तो अब जब ये पट्टा दिया जाता था उसी समय इनसे रेवेन्यू ले लिया जाता था, मतलब समझ में आ रहा है, वन थर्ड जो भी अमाउंट होगा या वन फोर्थ जो भी होगा, तो जनरली वन थर्ड होता था, वन थर्ड जो होता है पट्टे की रकम वो ले लिया जाता कि भाई ये 100 रुपए में मैंने आपको ये लैंड दे दिया है, तो 100 रुपए का जो पट्टा है वो आप मुझे देने वाला, मतलब 100 रुपए जो है वो आपको मुझे देना है। तो बिफोर कल्टीवेशन, मतलब रेवेन्यू अभी मतलब आपका फार्मिंग स्टार्ट हुई नहीं है, उससे पहले आपने रेवेन्यू ले लिया, दिस इज नोन एज रेवेन्यू फार्मिंग, ठीक है। ये काफ़ी समय तक आगे भी चलता आएगा, इंग्लिश लोग इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे ड्यूरिंग द जमींदारी सिस्टम। तो होप करता हूँ समझ में आ रहा है कि रेवेन्यू फार्मिंग में ऐसा होता था कि भाई पहले वो लैंड देने से पहले उसका, जनरली हम लोगों ने इससे पहले के मुगल में हम लोगों ने देखा या पहले एंशियंट इंडिया वगैरह में हम लोग देखा कि जो आपका उपज हो जाता था, जो पूरा का पूरा लैंड से जो उपज आती थी, आपका क्रॉप जो बन के आता था, उस क्रॉप का वन थर्ड वन फिफ्थ इस तरीके से हम लोग ने देखा कि लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे ठीक उसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपको लैंड दिया जा रहा है उससे पहले ही आपका रेवेन्यू ले लिया जा रहा है कि भाई आपको 100 रुपए में मैंने लैंड दे दिया है, अब ये 100 रुपए मुझे दे दीजिए और आप 1 साल के लिए खेती करिए, 2 साल के लिए खेती करिए, बाद में आपसे फिर वापस से रिन्यू किया जाएगा इस पट्टे को, ठीक है। नेक्स्ट है चौथ, ठीक है, चौथ ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वन फोर्थ होता था लैंड रेवेन्यू का ऐसे ऐसे रीजन का जहाँ पे मराठा रेड ना करे, ये अगर चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मराठा टेरिटरी ये है, उसके आसपास बहुत सारी टेरिटरीज है, ठीक है। तो मराठा यूज टू गो फॉर रेड्स, रेड पे जाते थे कि रेगुलर बेसिस पे इनके ऊपर रेड करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट है ए, ठीक है, तो ये चाहता है कि भाई मेरे ऊपर मराठा लोग कभी भी रेड ना करें, मेरे ऊपर आक्रमण करके मेरा क्या बोलते हैं पैसा ऐसा लूट के ना भागे। तो इनको क्या करना होगा, अपने यहाँ का जो भी रेवेन्यू इन्होंने मिला है, मतलब इनको जो लैंड रेवेन्यू मिला हुआ उसका वन फोर्थ सीधा 25% जो होगा वो मराठास को ट्रांसफर करना होगा कि भाई ये आपका चौथ की रकम है जो आपको, ये आपको मिल जाए और इसके बाद हम आपको अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सरदेश मुखी है, होप करता चौथ समझ में आ गया होगा। सरदेश मुखी ऐसा लैंड होता था, ठीक है, जिसके ऊपर मराठास कहते थे कि ये हमारा एक्चुअली में हेरिडेटरी लैंड है जिसके ऊपर आप बैठे हो। फॉर एग्जांपल कि ऐसा कोई रीजन हो, फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल अहमदनगर, ये सब जो आपके जो अहमदनगर और बीजापुर वाला जो स्टेट था, ये सब एक्चुअली में क्या था, यहाँ पे पूरा का पूरा महाराष्ट्रन पॉपुलेशन, महाराष्ट्रन तो टर्म अब आ गया, मराठा पॉपुलेशन रहती थी, ठीक है, जो मराठी भाषा भाषा बोलती थी या फिर इस सौर सैनी भाषा से रिलेटेड भाषाएं बोलती थी। तो अगर मराठास को मराठास बोलते थे कि ये सब जो रीजन है ये हमारा हेरिडेटरी रीजन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे हेरिडेटरी राइट्स है, और अगर आप चाहते हो कि हम लोग आपके ऊपर किसी भी तरीके का आक्रमण ना करें, किसी भी तरीके से आपको तंग ना करें, तो आपको स्वदेश मुखी जो कि 1/10 ऑफ द स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू जो आपने इकट्ठा किया उसका 1/10 जो होगा वो आप मुझे चुपचाप ट्रांसफर कर दिया करो, मैं आपके ऊपर अटैक नहीं करूंगा। दिस वॉज द दो इंपॉर्टेंट इनके ये लैंड रेवेन्यू के हिस्सा थे जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने देशमुख और कुलकर्णी जो कि पहले से अपॉइंट किए जाते थे एक बड़े बड़े परगना पे, एक बड़े बड़े तराफ के ऊपर, उनके पावर्स को रिड्यूस किया और नए रेवेन्यू ऑफिसर्स जिनका नाम कारकुन था उनका अपॉइंटमेंट इन्होंने किया, ठीक है। नेक्स्ट
आते हैं नेक्स्ट संभाजी भोसले। ठीक है, संभाजी भोसले ये शिवाजी महाराज के सन थे, और जैसे कि मैंने बताया कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर के समय इनको मुगल उसका एक मनसबदार भी घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इनके समय पे ये जब इन्होंने आफ्टर द मतलब आपके शिवाजी महाराज के मतलब डेथ के बाद इन्होंने गद्दी पे अपना जब ये गद्दी पे बैठे तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उन उस फाइट को जो शिवाजी महाराज ने आधे पे छोड़ दिया था उसको इन्होंने आगे कंटिन्यू किया। ठीक है, तो संभाजी वॉज ट्रू एयर ऑफ द शिवाजी महाराज। इन्होंने ये देख लिया कि भाई मराठास एक अलग ही किंगडम में ही रहेंगे तभी ही उनका अस्तित्व है, किसी के अधीन जब तक रहेंगे वो हमेशा मतलब सेकेंडरी पोजीशन की तरह ही रह जाएंगे, वो हमेशा सेकेंडरी मतलब सिटीजन ऑफ द कंसर्न किंगडम ही रह जाएंगे। दैट इज वाई हम लोग को अलग मराठा किंगडम होना ही चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने मतलब शिवाजी महाराज जो काम में आगे लगे थे उसको इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, बट प्रॉब्लम ये हुई कि इनका मतलब इनकी जो नेतृत्व, ऐसे लोग कहते हैं कि इनकी नेतृत्व क्षमता में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि शिवाजी महाराज को एक रोल मॉडल माना जाता था और बाकी लोग ये चाहते थे कि ये उनके एट पार पहुंचे, लेकिन शिवाजी महाराज एक बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ही एडवांस लेवल के क्या बोलते हैं वॉरफेयर एक्टिविस्ट थे। उनके उनके मिलिट्री स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, और उनके समय बहुत सारे अच्छे अच्छे जनरल्स भी थे जो कि इस समय इतने अवेलेबल नहीं हो पाए थे। फिर भी इन्होंने बैटल ऑफ वाई में मुगल फोर्सेस को बुरी तरीके से हराया था, और इनके पीछे मुगल फोर्सेस मतलब बहुत बुरी तरीके से पड़ गई थी कि इनको किसी भी तरीके से पकड़ के मार देना है, या तो फिर इनको किसी भी तरीके से बस औरंगजेब के पास लेके जाना। ठीक है, इसी वजह से इनको 1689 में श्यामा जी को पकड़ लिया गया, और फिर इनको टॉर्चर करके बुरी तरीके से ये शिवनेरी का किला या रायगढ़ का किला था वहाँ पे वो छुपे थे, और वहाँ पे इनको पकड़ लिया गया था, और फिर उनको तुरंत ही एग्जीक्यूट करा दिया गया बाय द मुगल्स, सो दैट कोई भी मतलब किसी भी तरीके का विद्रोह वगैरह ना हो पाए, और ये मराठा जो एम्पायर है वो धीरे धीरे कोलैप्स होने के उसमें चला जाए। ठीक है, इनके बाद राजा राम प्रथम इनकी जगह पे बैठते हैं, और फिर उसके बाद एक स्टोरी में काफ़ी सारी मतलब इंटरग्राम बीच में आता है, राजा राम जी की भी डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद उनकी जो धर्म पत्नी रहती है वो बैठ जाती हैं, और ऐसे मतलब उनका जो पुत्र होता है उनको शिवाजी द्वितीय का टैग देके नाम देके वो क्या बोलते हैं उनके रीजन की तरह काम करने लगते हैं। फिर इसी बीच में आप जो ये औरंगजेब है उसकी हो जाती है डेथ। उसकी डेथ होते ही शाहू जी महाराज जो कि औरंगजेब की कैद में फंसे पड़े थे, उनको नेक्स्ट बहादुर शाह जफर जी जो होते हैं वो बहादुर शाह जो होते हैं वो उनको निकाल देते हैं, उनको रिहा कर देते हैं कि जाइए आप अपने वतन वापस से चले जाइए। ठीक है, शाहू जी महाराज वापस से आते हैं तो ये अपने उस मराठा गद्दी का असली वारिस होने का दावा पेश करते हैं, जिसकी ये लेगेसी में आ रहे हैं। ठीक है, तो शाहू जी महाराज आते हैं और एक फाइट वगैरह होती है जीजाबाई बोल रहा हूँ, राजा राम जी की जो पत्नी होते हैं उनके बीच में और शाहू जी के बीच में, और फिर उसके बाद शाहू जी महाराज उसमें से अल्टीमेटली जीत के आते हैं। इसमें इनकी हेल्प करते हैं पेशवास, पेशवास में भी बालाजी विश्वनाथ इनकी प्रोमिनेंट हेल्प करते हैं, जिनको इन्होंने सेना करते का टैग दिया था। सेना करते मतलब सेना को बनाने वाला, संगठित करने वाला सेना करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे इनको टैग दिया था, और फिर अल्टीमेटली ये इसकी इनकी हेल्प करते हैं, और एक शिवाजी मतलब शिवाजी के बाद एक स्टेबल मराठा कॉन्फिडेंसी या मराठा गवर्नमेंट बन के आती है, मराठा किंगडम बनना स्टार्ट होता है अंडर द फर्स्ट पेशवा जो कि बालाजी विश्वनाथ है 1713 में। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा समय हो जाता है कि लास्ट जो आपके मतलब शाहू जी महाराज के जो लीनेज में जो लास्ट आते हैं राजा राम या फिर राम राजा जिनको कहा जाता है, उनके समय तक ऐसा हो जाता है कि पेशवा ही अल्टीमेट पावर हो जाता है आपके मराठास का, और जो मेन राजा है जो राजा राम द्वितीय या राम राजा जो है ये सब सेकेंडरी हो जाते हैं, पेशवा ही सब कुछ हो जाता है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो शाहू जी महाराज ने इनको टैग दिया था, और इन्होंने उनकी मदद करके इनको शाहू जी महाराज को मराठा गद्दी पे बिठाया। ठीक है, इसके बाद
इनकी मतलब आगे जो कुछ 5 साल तक जो इनका लाइफ रहता है, मतलब 5 साल तक नहीं, ये रहते हैं 17 साल तक, ठीक है। हाँ 17, ये नहीं नहीं 7 साल, 7 ईयर्स तक इनका रहता है। बालाजी विश्वनाथ, जो बालाजी विश्वनाथ रहते हैं 7 साल तक ये रहते हैं आपके पेशवा के रूप में। और इन्होंने इस दौरान इतने सारे चेंजेस लाए मराठा के एम्पायर के अंदर, पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी सब में इतना ओवरऑलिंग किया कि इन्होंने इस पेशवा के पद को एकदम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेरिडेटरी भी बना दिया। इन्हीं के साथ ये पद हेरिडेटरी भी होता चला जाता कि इनके बाद इनका बच्चा ही उस पर बैठेगा, ठीक है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बालाजी विश्वनाथ के बाद किस तरीके से बाजीराव प्रथम को बनाया जाता, ठीक है। आते हैं मराठा कॉन्फेडरेसी, जो कि बाजीराव प्रथम या फिर बाजीराव फर्स्ट की दिमाग के ऊपर से, ठीक है। आप लोगों को बताता हूँ ये क्या है कॉन्फेडरेसी, मतलब क्या होता है। तो कॉन्फेडरेसी एक ऐसा है कि सपोज कीजिए कि बहुत सारे राइजिंग पावर्स है, ठीक है। राइजिंग पावर्स है काफ़ी सारे, ठीक है। तो कॉन्फेडरेसी क्या करता है कि इन सब को एक कर देगा कि भाई आप सब लोग जो हो एक ही के हिस्सा हो, आप सब लोग इंडिविजुअली एक्सपांड करो, कोई आपस में लड़ाई नहीं करेगा। सब लोग इंडिविजुअली आसपास के रीजन्स को ऑक्यूपाई करते जाओ, बाहरी लोगों से लड़ो। और इसमें से कोई एक होगा जो हेड होगा, ठीक है। इसमें से कोई एक होगा जो हेड होगा, सुप्रीम हेड होगा। लेकिन काम सबका इक्वली डिसाइडेड होगा और आपस में कोई लड़ाई नहीं करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट लाया बाजीराव फर्स्ट ने। बाजीराव फर्स्ट ने ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज किया कि इन्होंने जितने भी मराठा पावर्स थे उस समय के, होलकर, सिंधिया, इन सब को एक जगह पे ला दिया, गायकवाड़ गायकवाड़ वगैरह को, सबको एक जगह पे ला दिया और बोला कि भाई आप सब लोग जब सबके सब मराठा पावर का ही हिस्सा हो, तो क्यों आपस में लड़ लड़ के पैसे बर्बाद करो, क्यों आपस में लड़ लड़ के एनर्जी बर्बाद करो। बजाय आप लोग बाहरी तत्वों से लड़ो, बाहरी जो पावर्स है उनसे लड़ो और हमारे इस मराठा एम्पायर को एक्सटेंड करने की कोशिश करो, ठीक है। ही वॉज ए, मतलब इनको कहा था कि शिवाजी के बाद अगर कोई शिवाजी का इनकारनेशन अगर हुआ होगा तो ये वही थे। ये बहुत ही एक्सेप्शनल वॉरफेयर स्ट्रैटेजिस्ट थे, बहुत ही ज़्यादा इनकी मतलब इन्होंने कोई भी वॉर नहीं हारा अपने लाइफ में। 40 वॉर लड़े थे, 40 में से 40 वॉर इन्होंने जीता था। और बहुत मतलब ऐसे छुटमुट वॉर नहीं लड़े थे कि क्या बोलते हैं छोटे मोटे लल्लू लल्लू पंजू किंगडम से लड़ाई की, मतलब जाके लड़ाई कर रहे हैं तो आपके निज़ाम से लड़ाई कर रहे हैं, मुगल एम्पायर से जाके लड़ाई कर रहे हैं, तो भयंकर लड़ाई करते थे, ठीक है। इनफैक्ट इनके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये वाले, ये जो आपका ये वाला जो यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ, लेट्स स्ट्राइक द ट्रंक ऑफ द विदरिंग ट्री एंड ब्रांचेस विल फॉल ऑफ देमसेल्फ, ये यूपीएससी ने कोड पूछा था, तो उसके ऊपर आंसर लिखना था, ये किसका कोड था, क्या था। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले होंगे उन लोग को पता होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। गुरिल्ला टैक्टिक्स के मतलब जो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स है उसके अंदर शिवाजी के बाद अगर कोई एक्सपोनेंट आया है सबसे अच्छा, तो ये इन्हीं की आया था। इनफैक्ट इन्होंने एक और चीज़ ऐड किया, पिंडारीज, ठीक है। पिंडारीज आप लोग को पता ना हो तो बता दूं, ये एक मर्सिनरीज रहते थे जो इस रीजन में मोस्टली आपके जो राइट नाउ गुजरात और महाराष्ट्र का रीजन है, इस रीजन के आसपास मोस्टली मालवा का जो क्षेत्र है, मालवा का प्लेट्यू रीजन है, हम लोग ज्योग्राफी के मैपिंग में देखा होगा। तो उसमें मैंने आपको बताया मालवा का जो प्लेटू रीजन है यहाँ पे मोस्टली ये रहते थे, ठीक है। तो इनके इनके साथ क्या था, ये एक मर्सिनरीज थे, ये बहुत सारे जात धर्म को फॉलो करने वाले थे। इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि यहाँ किसी एक सेक्शन से बिलोंग करे, बहुत सारे जात के, बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे कास्ट के सब बिलोंग करते थे और सब वहीं पे रहते थे। मेन इनका काम क्या होता था कि ये जाके आसपास के रीजन में अटैक करते थे, लूट खसोट करते थे, वहां से पैसे लेके आते थे और आप आराम से रहते थे, ठीक है। तो बाजीराव जो फर्स्ट है, इन्होंने इनका एक बेस्ट उपयोग देखा कि ये जब भी अटैक करने के लिए जाते थे, मतलब जब भी इनको किसी बड़ी फाइट के लिए जाना होता, तो पिंडारीज को जरूर बोलते थे। पिंडारीज क्या करते थे कि उस रीजन में अटैक करते थे, वहां से जो मतलब एक हलचल पैदा कर देते, बुरी तरीके से वो अंदर खलबली मचा देते थे। और फिर उसके बाद बाजीराव फर्स्ट अटैक करते थे एंड ही यूज टू मतलब सक्सीड, ऑलवेज सक्सीड। ये इनका टैक्टिक्स हमेशा काम करता था। पिंडारीज को जो भी पैसा वैसा मिलता था, जो लूट वगैरह मिलता था, वो अपना लेके चले जाते थे एंड ही यूज मतलब बाजीराव उसके बीच में कुछ भी नहीं बोलते थे। लेकिन बाजीराव बस उस रीजन को हरा के जीत के आते थे, यही उनका मेन लक्ष्य होता था, ठीक है। तो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में शिवाजी के बाद अगर कोई ग्रेटेस्ट ओपोनेंट एक्सपोनेंट आया तो वो आया है आपके बाजीराव फर्स्ट, ठीक है। इन्हीं के समय अपने मुगल मराठा एम्पायर जो है वो जेनिथ पे होता है और वो पहुंचते पहुंचते दिल्ली के गेट पे पहुंच जाता है, ठीक है। आप लोगों ने मूवी वगैरह देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो उसमें दिखाया गया किस तरीके से वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये बैटल ऑफ वसई है जिसमें उन्होंने पोर्चुगीज लोगों को बुरी तरीके से हराया था, निज़ाम को बुरी तरीके से हराया था दुराई सराय में, ठीक है।
बाकी ये सब वो सब इतना कुछ खास नहीं है, ये सब सेम चीज़ है, ठीक है। इन्होंने जो कॉन्फिडेंसी बनाई थी उसके अंदर कौन कौन से आपके हाउस थे और कौन कौन से टेरिटरी रीजन पे बिलोंग करते थे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंधियास आपके ग्वालियर में थे, होलकर आपके इंदौर में थे, गायकवाड़ आपके बड़ौदा में थे, भोसले आपके नागपुर रीजन में थे और पेशवा आपके पुणे में थे, ठीक है। आप लोग को ये पांच ही देखने को मिलेगा। ये पवार जो है वो आपके धार रीजन में जो है, ये बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोस्टली इनको नहीं इंक्लूड किया जाता, ये मैंने कुछ ही बुक्स में देखा। बट सिंस मैंने देखा था इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया कि सो दैट आप लोग का कहीं पे भी अगर आता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि धार रीजन से पवार थे, ठीक है। तो आप ये छः के छः याद रखिएगा, लेकिन मोस्टली ये पांच तो पक्का याद रखिए, पांचों आपको अच्छी तरीके से याद होना ही चाहिए, ठीक है। यूपीएससी ने इनके ऊपर मैच द फॉलोइंग वगैरह भी लगाने के लिए पूछा था। ये सब फालतू क्वेश्चन आते रहता है, ईजी रहता है, आसानी से निकल सकता है, ठीक है। इसमें पूना जो होता है वो पेशवा का हो जाता है, ठीक है। और भोसले जो कि मतलब आपके शिवाजी महाराज की जो एक्चुअल लीनेज थी वो आपके नागपुर रीजन में आ जाते, ठीक है। नागपुर से बाद में सतारा चले जाते, ठीक है। ये भी आप लोग को मैं अभी ये बता देता हूँ, सतारा चले जाते हैं। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इनके बाद आते हैं आपके उनकी आकस्मिक डेथ की वजह से 1740 में उनकी डेथ हो जाती है, मूवी में दिखाया गया है एज यूजुअल, ठीक है। तो उसमें उनके जो पुत्र होते हैं बालाजी बाजीराव, वो बैठ जाते हैं, उनको नाना साहब भी बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने अली वर्दी खान को हराया, फिर उसके बाद बहुत बड़ा मतलब एक्सटेंशन करते चले जाते हैं, लेकिन इनके समय पे एक प्रॉब्लम हो जाती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। इनके 1761 में अहमद शाह अब्दाली या फिर अहमद शाह दुरानी जो है वो आता है, अटैक करता है आपके मराठा किंगडम पे, क्योंकि मराठा वह द सोल पावर जो मुगल एम्परर को भी हरा के मुगल्स लोगों मतलब मुगल्स से भी बोल चुके थे कि भाई अब जो मुगल किंग है मतलब जो मुगल एम्परर है वो आपका प्रोटेक्टरेट होगा किसका, मराठा पावर का, मतलब मराठा जो किंगडम है उसके अधीन ये मुगल एम्परर आएगा। और क्या बोलते हैं इनकी देख रेख, इनको बाहरी या अंदर किसी भी अटैक वगैरह से बचाने का जिम्मेदारी किसका होगा, वो आपके मराठा पावर का होगा। तो इस दौरान अहमद शाह अब्दाली जब आता है तो इनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मुगल किंगडम को बचाने के लिए, और ये जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही भीषण लड़ाई होती है एंड अल्टीमेटली मराठास फेस द वर्स्ट डिजास्टर, वर्स्ट डिफीट इन द हिस्ट्री। और यहाँ पे मतलब बालाजी बाजीराव जो है उनकी तो डेथ हो ही जाती है, साथ ही साथ उनके पुत्र जो विश्वास होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। इनके बाद जो सक्सेसर्स आते हैं वो है इस क्रम में माधवराव, उनके बाद आते हैं नारायण राव, उनके बाद आते हैं सवाई माधवराव, उनके बाद आते हैं बाजीराव सेकंड, ठीक है। ये आप लोग को सिर्फ क्रम के लिए यहाँ पे बता के रखा गया है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स के ऊपर, ठीक है। देखिए एंग्लो मराठा वॉर्स को हम लोग यहाँ पे क्यों डिस्कस करें वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आपको एक कंटिन्यूटी पता चल जाएगी। देखिए क्या है ना कि इसमें एक अगर मैं लास्ट में एंग्लो मराठा वॉर्स को करूँगा, जैसे कि मोस्टली सब किया जाता है कि इन जो आपका मॉडर्न इंडिया का स्टार्टिंग फेज है कि कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं आपका एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। इस तरीके से वॉर वगैरह हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। बट यहाँ पे मराठा वॉर पढ़ने का एक प्राइम रीज़न ये है कि जो मैंने आप लोग लास्ट में बताया कि इनके बाद ये है, ये देखिए मैं आप लोग दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो मैंने आप लोगों को सक्सेसर वाला बताया, इसी में ही प्रॉब्लम है आपका मेन जो मतलब एक तरीके से कह सकता हूँ इसी में जड़ है क्यों आपका एंग्लो मराठा वॉर होता चला जाएगा और एंग्लो मराठा वॉर से किसको क्या बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसी वजह से हुआ था, दैट इज वाई वी आर मतलब उसको साथ में लेके चल रहे हैं। और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, रिसेंटली बहुत न्यूज़ में चल रहा है, इसके ऊपर केसेस वगैरह भी चल रहे हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, तो हम लोग को आगे वाले में याद करके वापस से याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई इनका सक्सेसर वो था इसके लिए लड़ाई हो रही है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आप लोग को एंग्लो मराठा वॉर, तीन मराठा वॉर्स हुए थे, ठीक है। एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट देखते हैं 1775 से लेकर 1782, ये आप लोग को डेट्स वगैरह याद होने चाहिए, मतलब ये ईयर्स याद होने चाहिए। इसके लिए बोला हूँ क्योंकि कभी कभार ये सब मैच द फॉलोइंग वगैरह में आ चुका है, ठीक है। और पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स में तो पक्का भर भर के भेज देते हैं ये सब, ठीक है।
इसमें क्या होता है, सवाई माधवराव और रघुनाथ राव के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है फॉर द थ्रोन। यहाँ पे देखिए सवाई माधवराव जो है, इनके और इनके समय पे एक रहते हैं रघुनाथ राव, उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि भाई नेक्स्ट जो पावर में आएगा, मतलब थ्रोन पे जो बैठेगा वो कौन है, ठीक है। तो इससे इसमें क्या होता है, ब्रिटिश लोग एक माधवराव को क्या बोलते हैं सपोर्ट करते हैं, और क्या बोलते हैं जो रघुनाथ राव रहते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं। तो इसमें लड़ाई होती है, ट्रीटी ऑफ सालवाई होती है, जिसमें ब्रिटिश लोग कहते हैं कि माधवराव पेशवा बन गए और मराठा एम्पायर, और इससे आपका एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो जाता है, ठीक है। ये 1782 में खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 में स्टार्ट होता है और 1805 में खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पेशवा बाजीराव सेकंड है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ। इनके बाद सवाई माधवराव के बाद जो सेकंड आते हैं पेशवा बाजीराव सेकंड, वो उनको होलकर्स हरा देते हैं, ठीक है। कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होती है और होलकर्स अटैक करते हैं पेशवा बाजीराव सेकंड के ऊपर। तो पेशवा बाजीराव सेकंड हार जाते हैं और वो क्या करते हैं कि भाग के अंग्रेजों के पास चले जाते हैं। अंग्रेज इनको सब्सिडरी अलायंस बोल देते हैं कि आप साइन कर दीजिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे और होलकर्स को हरा देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ बसीन होता है 1802 में, और ये एक क्या बोलते हैं सेकंड जो एंग्लो मराठा वॉर है उसका बेस तैयार कर देता है। इससे क्या हो गया कि होलकर्स जो कि ऑलरेडी पेशवा से नाराज थे, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं आपके ब्रिटिश लोग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक नया वॉर स्टार्ट होता है, और ये फिर ट्रीटी ऑफ बसीन वगैरह साइन किया जाता है, जिसमें सब्सिडरी अलायंस आपके पेशवा बाजीराव सेकंड एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद लड़ाई स्टार्ट होती है। लेकिन ब्रिटिश पावर मतलब ब्रिटिश लोग इनको सब मतलब जो आपके होलकर्स रहते हैं और फिर सिंधिया वगैरह उनको बारी बारी करके हरा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है जस्ट कुछ ही समय के बाद 1817 से लेके 1818 तक, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1805 में लास्ट हुआ था, उसके कुछ ही समय के बाद आपका 1817 से लेके 1818 के बीच में लड़ाई स्टार्ट होती है। इसका मेन कॉज जबरदस्ती उठाया जाता है पिंडारीज के लिए, ठीक है। पिंडारीज मैंने बताया था ये मर्सिनाइज थे, आसपास के रीजन में प्लंडरिंग वगैरह करते थे, लूट खसोट करते थे। तो इनके ऊपर मतलब मराठास के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई आप पिंडारीज लोगों को शरण दे रहे हो, अंग्रेज ऐसा करते हैं जानबूझ के करते हैं, सो दैट मराठा पावर को पूरी तरीके से हटा दिया जाए। और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई आप लोग जानबूझ के इनके सपोर्ट में आते हो, इन लोग को मदद करते हो थ्रू फंड्स एंड थ्रू लैंड वगैरह दे के इनको एक्सेप्ट करके छुपा के रखते हो अपने यहाँ पे, अपने अपने रीजन में बचा के रखते हो, और इन लोग आके हमारे रीजन में मतलब आपके ब्रिटिश एम्पायर के रीजन में आके प्लंडरिंग वगैरह करके आपके रीजन में आके छुप जाते हैं। इनको हमारे खिलाफ आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ इनको हमें वापस दे दो, हम लोग इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने आपको बताया था कि ये मर्सिनाइज थे, अपने मन के राजा, अपने हिसाब से काम करने वाले थे। तो मराठा लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में है ही वो सब चीज़ नहीं। तो लॉर्ड हेस्टिंग जानबूझ के मराठास के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उनके ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जितने भी आपके मराठा हाउसेस रहते हैं, ठीक है, 6 जो मराठा हाउसेस थे, इन लोग सोचते हैं कि हाँ ये तो सिर्फ इनके लिए है, ये तो सिर्फ होलकर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये सिर्फ भोसलेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये सब साथ में आते ही नहीं है, साथ में नहीं आते, जिसकी वजह से अंग्रेजों को बारी बारी सबको हराने में बहुत ही आसानी हो जाती है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, जिसकी वजह से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में बुरी तरीके से मराठा पावर को हरा दिया जाता है। पूरी तरीके से आपका पेशवा का जो पद रहता है उसको मतलब ख़त्म कर दिया जाता है, और उनको कानपुर के पास बिठूर नाम की एक जगह वहाँ पे भेज दिया था। जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे उनको वहाँ पे भेज दिया था कि भाई अब आप अपने ज़िंदगी के अंत तक वहीं पे रहोगे, और पेशवाशिप पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया जाता है। अब पेशवाशिप जब अबॉलिश कर दिया जाएगा तो फिर सीधी सी बात है कि विद्रोह हो सकती है, क्योंकि मराठा पावर अभी भी है वहाँ पे। तो वो लोग विद्रोह कर सकते हैं कि भाई ब्रिटिश लोग आए, आप लोग ने हराया और फिर आपने पूरी तरीके से पेशवाशिप ही खत्म कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि एक माइंड गेम किया, और माइंड गेम खेल के उन्होंने क्या किया कि जो सतारा के महाराज थे उनको कह दिया कि वो अब पूरे इस मराठा टेरिटरी के क्या बोलते हैं होल एंड सोल सर्वाइवर एंड रीजेंट बन जाते हैं, या किंग बन जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था कि भोसले पहले नागपुर में थे, फिर वहां से वो सतारा चले गए, ठीक है। तो सतारा के किंग को बोल दिया कि भाई सतारा का किंग जो है वही एक्चुअली मराठा किंग माना जाएगा आपसे, और उसको क्या बोलते हैं पेशवा के अधीन नहीं रहने की कोई ज़रूरत है, पेशवा को हम लोग छुट्टी दे दिए, और अब जो मराठा किंग है हेड जो है वो आपका सतारा का जो किंग है वो बन जाएगा, ठीक है। होप करता हूं आप लोग समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल, वही वही लीनेज आज भी चली आ रही है।
बट इट वॉज जस्ट अ फेक मतलब प्रॉमिस। और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके सतारा का छोटा छोटा रीजन, छोटा छोटा रीजन अपने अधीन लेना स्टार्ट किया, एनेक्सेशन काम शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनाते चला गया, थ्रू रेवेन्यू ग्रांट्स, थ्रू एनीथिंग एनीथिंग, ऐसे छोटा मोटा काम बोल के कि हाँ आपने ये हर्जाना नहीं दिया, आपने वो हर्जाना नहीं दिया, और पैसे इकट्ठा करने के चक्कर में इन लोगों ने उनका सारा का सारा एरिया, मतलब बहुत ही छोटे से रीजन में से बुला के उनको छोटा सा एरिया देके उनको छोड़ दिया, ठीक है। और लास्टली लॉर्ड डलहौजी आता है और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत 1848 के अंदर सतारा को पूरी तरीके से अपने अधीन, मतलब ब्रिटिश एम्पायर के अधीन ले लेता है। ये फाइनल ब्लो होता है, और फिर उसके बाद मतलब मराठा किंगडम यहीं पे एबॉलिश हो जाता है। हालांकि जब 1857 का रिवॉल्ट हो जाता है तो 1858 के अंदर एक विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन आता है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि जितने भी एनेक्स किए गए हैं उन लोगों को वापस छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो सब सिर्फ और सिर्फ ऐसे कहने वाली चीज़ें रहती है, ठीक है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ। मराठा किंगडम पूरी तरीके से थ्रू फ्रॉम शिवाजी महाराज से लेके लास्ट आपके एंग्लो मराठा वॉर तक पूरा का पूरा एक ही जगह पे कंप्लीट कर दिया गया, तो वापस से इसमें वापस से ड्वेल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मुलाकात करूँगा, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए बाय।